करें या हमारी वेबसाइट लियोमैक्स ऑर्डर करें। साल की 50वीं बरसी के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया और उसे लागू किया। भारत ने बहुदलीय लोकतांत्रिक एक संसदीय पद्धति को अपने यहां लागू की और भारत के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने भारत के हर वयस्क मतदाता को समान रूप से और किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, वयस्क मतदाता है तो समान रूप से सबको अपना एक मताधिकार की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए उसके मौलिक अधिकार दिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का भारत गौरव के साथ कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत को ही यह गौरव भी हासिल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी भारत दुनिया के अंदर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार रखता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जिस देश को आजादी मिली, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हुतात्माओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के जिस देश को आजाद किया, उसकी स्वाधीनता के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 1946 के देश के अंदर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनती है और जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने लागू किया। लेकिन देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संकल्प था, भारत के बारे में उनका जो सपना था, उस सपने को अपने राजनीतिक स्वार्थ का, अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम बनाया था आजादी के बाद एक परिवार ने। गाए बगाए आज भी उस परिवार के माया मोह से व्यवस्था कभी कभी ऐसी जकड़ी भी दिखाई देती है। अभी भी उन सच्चाइयों को, उन पर्दों से अभी तस्वीर को साफ किए जाने की आवश्यकता है।
25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया था, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का पाप है। मीडिया के गले को घोंटने का काम
एक कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया और ये सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी और फिर उसके बाद 1984 में सिक्कों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक के प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है, ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल काले अक्षरों का एक समुच्चय नहीं होता है, उसका एक कलेक्शन मात्र नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा होती है। इतिहास हम सबको एक अवसर देती है गलतियों की परिमार्जन करने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करने का। आज का दिवस भी हम सब आज अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने मौलिक अधिकारों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपने आंखों से होते हुए देख रहे हैं तो भारत के लोकतंत्र के कारण। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर नागरिक को एक समान मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसलिए क्योंकि भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है वो संसदीय लोकतंत्र हमें एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। भारत ने हर वयस्क मतदाता को जो अधिकार दिया है और दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने यहां संसदीय लोक प्रणाली लागू होने के बाद क्या महिला हो या पुरुष सबको समान रूप से अधिकार दिया। अमेरिका में या इंग्लैंड में उनका लोकतंत्र लागू होने के कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद वहां की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन देशों में कई वर्षों तक, कई दशकों तक उन चंद लोगों को ही मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती थी, लेकिन भारत ने जिस दिन अपना संविधान लागू किया, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब से लेकर के लगातार बिना भेदभाव के, क्या महिला हो क्या पुरुष हो, क्या राजा हो क्या रंक हो, हर नागरिक को एक समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार देने की स्वतंत्रता दी। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? यहां पे अभी आपने मंच पर उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों के मुंह से इन बातों को सुना। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हो, सुरेश खन्ना जी हो, अशोक वाजपेयी जी हो। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा संकलित अभिसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3 करोड़ 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी ठगी करने वाला 2 शातिर साइबर अपराधियों को यमुना एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन
एक सिम कार्ड और एक पैन कार्ड की छाया प्रति बरामद की गई है। थाना साइबर क्राइम द्वारा सूचना दी गई थी कि अभियुक्तों द्वारा रेट फाइनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी बनकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3 करोड़ 26 लाख रुपए को विभिन्न बैंकों खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कर बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया। पूर्व में साइबर थाना मालदा में वादी के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एवं ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी साइबर ठगी करते हुए वादी से साइबर ठगों द्वारा विभिन्न अकाउंट में लगभग 3 करोड़ 26 लाख रुपए स्थानांतरित कराए जाने के संबंध में तथ्य अंकित थे। जब विवेचना प्रारंभ हुई तो विवेचक के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए विभिन्न खातों में लगभग 43 लाख रुपए को फ्रीज करवाया गया और जिसमें 25 लाख रुपए वादी के पक्ष में रिलीज कराए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। आज उस अभियोग के संबंध में 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उन्होंने एक फर्जी फॉर्म बनाई और उसके बाद एक फर्जी बैंक अकाउंट दस्तावेजों के आधार पर एक बैंक अकाउंट खुलवाया, जिसमें कि वादी से धोखाधड़ी करते हुए लगभग 22 लाख रुपए स्थानांतरित कराए। एनसीआरपी पोर्टल पर उक्त बैंक अकाउंट के संबंध में 2 शिकायतें दर्ज है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। गोरखपुर में कानपुर एवं कन्नौज के डेयरी प्लांट्स और अंबेडकर नगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य एमओयू कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप के अनुरूप अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। मैं इसके लिए एनडीडीबी को पशुधन की उन्नत नस्ल के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्वालिटी मिल्क उपलब्ध कराने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। एनडीडीबी आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उसका परिणाम पशुपालकों के जीवन में भी और अनेक महिला स्वयंसेवी समूहों को भी आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है और खासतौर पर 2019 में झांसी में 5 महिलाओं ने बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर प्रारंभ किया था एनडीडीबी के सहयोग से और आज वह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया मॉडल बनी है। ऐसे ही आगरा में, गोरखपुर में, काशी में और अन्य स्थानों में मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाएं आमदनी कमाने के साथ साथ स्वावलंबन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी पुरुष की